नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज हम लोग देखेंगे 155 महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह 155 प्रश्न में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न देखेंगे, कुछ अन्य एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न को देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरे लास्ट तक देखिएगा। साथ में यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच चालू होने पर होता है। स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह होगा ही नहीं। स्विच बंद या चालू होने पर इनमें से वोल्टेज नहीं होता है। तो यह ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यानी प्रतिरोध की मात्रक पूछ रहा है, एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, या एम्पियर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम होता है। अगला प्रश्न हम लोग 3 देखेंगे। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो अगला इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में क्या होते हैं? ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह यूपीएससी पेड 2021 शिफ्ट 1 सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 इस प्रकार है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? जो प्रकाश वर्ष होता हो किसके मापन की इकाई है? कैसे हम लोग मापते हैं? 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, और हवाई जहाज की गति की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह यूपीएससी पेड 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग 5 देखेंगे। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होता है, आवृत्ति होता है, वेग होता है, आयाम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 6 इस प्रकार है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला, नारंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नारंगी। नारंगी का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 7, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग होता है ऑप्शन ए, इसका उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रेडियो तरंग का वेग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 8 हम लोग देखेंगे, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है एचएफ रेंज, वीएचएफ रेंज, यूएचएफ रेंज, या उपयुक्त सभी? तो ये ऑप्शन डी बी इसका उत्तर होगा, वीएचएफ रेंज, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एफएम प्रसारण इसी के बीच होता है। अगला प्रश्न हम 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात यानी शून्य में, लोहा में, पानी में, वायु में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अगला प्रश्न हम लोग 10 देखेंगे, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कह रहा है 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, या 140 डेसिबल? शोर किसको कहा जाता है? जब 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। अगला प्रश्न हम लोग कहें, अगला प्रश्न 11 है, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैडम क्यूरी द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, या चार्ल्स डार्विन द्वारा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 12 देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, बी है चुंबकत्व के नियम, सी है सापेक्षता सिद्धांत, और डी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत? तो ऑप्शन इसका ए इसका उत्तर हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने
अपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, नील्स बोहर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इसे दे दिया है। ऑप्शन इस प्रकार है, जिरकोनियम, यूरेनियम, मैलीबेडनम या वेडेनियम। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जाएगा, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है। प्रश्न 15 है, काप्टन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? जो काप्टन प्रभाव है कह रहा है किस में होता है? धन किरणों में, बीटा किरणों में, एक्स किरणों में या दृश्य किरणों में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स किरणों में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 16, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? ध्रुव है, हर्षा है, अप्सरा है या विपुला है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्सरा है। प्रश्न 17 इस प्रकार है, एक्सरे की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने, जे थॉमसन ने, एडविन हबल ने या W.K. राटजन ने? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, W.K. राटजन ने ही एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न 18 हम लोग देखेंगे, भारी पानी की खोज किसने की थी? भारी पानी की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड ने, रिचर्ड ने, हैंडवेल ने या यूरे ने? तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, यूरे ने। अगला प्रश्न है 19, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बैकेलैंड ने, अल्फ्रेड नोबेल ने या एवोलो ग्रेड ने या बेयर ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने एक्सरे डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न 20 से, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डायनामाइट का। डायनेमो की खोज किसने की थी? एंथोनी प्लेटस ने, जॉन हैरिसन ने या रॉबर्ट बर्न्स ने या माइकल फैराडे ने? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, माइकल फैराडे ने। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, डायनेमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है 22, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? जो ट्रांसफार्मर होता है उसका खोज किसने की थी? स्लैंगलर ने, जी मार्कोनी ने, माइकल फैराडे ने या वाल्टर हंट ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा, माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर और डायनेमो की खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? केल्विन ने, डाल्टन ने, आर्किमिडीज ने, एम फैराडे ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम फैराडे ने। अगला प्रश्न 24 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? लुइस प्रिंस ने, निकोला टेस्ला ने, माइकल फैराडे ने या एडवर्ड टेलर ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन, लुइस एडरसन वाटरमैन। फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? लुइस एडरसन वाटरमैन ने, सही है। अमीटर, बैंक राइस जेंसेन ने। बैरोमीटर का इवांजेलिस्टा टेरिसेली ने। एनिमेशन का एमिल रेनॉल्ड ने। तो ये ऑप्शन बी इसका गलत है। एमीटर का खोज किया था फ्रेडरिक, एक मिनट रुकिए, इसका खोज किया था फ्रेडरिक डेक्सलर ने इसका खोज किया था 1884 में। अमीटर का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक डेक्सलर ने। बाकी सारे सही है, ये गलत था, ये इसका खोज नहीं किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 26 इस प्रकार सही मिलान की पहचान करें। इसमें कौन सा सही मिलान है? ट्रांसफार्मर की खोज पियरे बर्नियर ने, ये तो गलत है। अभी हम लोग बैटरी का विलियम स्टेनली ने, ये भी गलत है।
और बर्नियर कैलिपर ये भी गलत है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। माइक्रोवेव ओवन का खोज किसने किया था? पर्सी स्पेंसर ने। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 27 देखेंगे। 27 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? इसमें पूछ रहा है जल चक्र का भाग नहीं है। वाष्पीकरण, विसरण, वर्षण या वाष्पोत्सर्जन। विसरण नहीं है, वाष्पीकरण भी है, वर्षण भी है, और वाष्पोत्सर्जन से भी क्या होता है? जल चक्रण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 28। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? एक्स किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग विकिरण या पराबैंगनी किरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरण। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है? व्हीलबैरो, फोर्सेप, टांग्स, नाइफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीलबैरो क्या है? क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, द्विरेखा छिद्र, डबल स्टील प्रयोग द्वारा, डिविजन और जर्मन प्रयोग द्वारा, या कॉम्पटन प्रभाव द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिविजन और जर्मन प्रयोग द्वारा। ये लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इस बार अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? जेसी बोस, एस.एन. बोस, आइजक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.एन. बोस। अगला प्रश्न 32 है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 5 सेमी प्रति सेकेंड या 3.75 सेमी प्रति सेकेंड, 10 सेमी प्रति सेकेंड या 4.76 सेमी प्रति सेकेंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 33 है, निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सभी का बराबर प्रतिभाग। इसका उत्तर बी हो जाएगा, ताप विद्युत। अगला प्रश्न है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टीयरिंग है ये, हमको लगा पिए। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, टायरों के घिसने के कारण, स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे का, गामा किरणों का, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक्सरे का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 36। नींबू निचोड़ने की मशीन है प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, या कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगला प्रश्न है 37। स्टीफन हॉकिंग है एक, तो यह एक क्या है? वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 38। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? यानी प्रतिबल का वो मात्रक पूछ रहा है, क्या जूल है, पास्कल है, वोल्ट है, वाट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पास्कल। अगला प्रश्न है 39। आयतन की एसआई इकाई क्या है? जो आयतन होता है उसका मात्रक एसआई में पूछ रहा है। घन सेंटीमीटर होता है, घन मीटर होता है, घन डेसीमीटर होता है, या घन इंच होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घन मीटर होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऊर्जा की एसआई
इकाई क्या है, यानी ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। एसआई में ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। न्यूटन होता है, जूल होता है, किलोवाट होता है, हार्स पावर होता है। तो ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 समय की एसआई इकाई क्या है। समय का मात्रक पूछ रहा है, घंटा, मिनट या सेकंड या मिली सेकेंड होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 42 से निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बल होगा। सॉरी, बल नहीं, कार्य होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 43, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। पाइज है, टेस्ला है, डियाप्टर है या कैंडेला है। तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ला होता है। अगला प्रश्न 44 से, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की जो ध्वनि का तीव्रता होता है किससे मापी जाती है, यमो से, हेनरी से, लक्स से या डेसिबल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डेसिबल से, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोअर द्वितीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। जो आवृत्ति मापी जाती है उसका मात्रक क्या है, फैरड है, पोइज है, हर्ट्ज है, अर्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 46 से, ध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। मैक से, नाट से, रिएक्टर से या हर्ट्ज से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैक से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 हम लोग देखेंगे, न्यूटन किसकी इकाई है। जो न्यूटन है उसका मात्रक पूछ रहा है, चाल, बल, बिजली या वायुमंडलीय दाब। तो न्यूटन क्या है, बल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, बल होता है। बार किसकी इकाई होती है। जो बार है ये किसकी इकाई है, यानी बार किसकी मात्रक है, ताप की, तापक्रम की, बिजली या वायुमंडलीय दाब की। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग 49 देखेंगे, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। जो कार्य है और ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, जूल, एम्पियर, किलोवाट, किलोग्राम, मीटर। राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल। अगला प्रश्न हम लोग 50 देखेंगे, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है। जो गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है, यानी ये किसका मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या पास्कल मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पास्कल सेकेंड है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा या सामर्थ्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामर्थ्य। अगला प्रश्न 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। जो शक्ति का है, शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड या किलोवाट घंटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, जड़ तो आघूर्ण का मात्रक है, यह आप लोग बताएंगे कमेंट करके। प्रश्न 53 का आप लोग 53 लिख के जो भी उत्तर होगा ये भी आप लोग जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 54 पास्कल इकाई है। यह प्रश्न आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। जड़ तो आघूर्ण का मात्रक है किग्रा प्रति मीटर, मीटर पर पावर 5 है। न्यूटन सेकंड दिया है, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर दिया है या मीटर प्रति सेकंड है। जड़त्व का आघूर्ण का मात्रक पूछा है ये। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 54 देखेंगे, पास्कल का इकाई है, यानी पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दाब की, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। वाट है, वोल्ट है, कैंडल है, एम्पियर है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 56 इस प्रकार है, दबाव का एसआई यूनिट क्या है, यानी दबाव का मात्रक पूछ रहा है, मीटर, केल्विन, पास्कल या न्यूटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 57 देखेंगे, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। कूलम्ब, गास, स्टेरेडियम, सेल्सियस, ग्रेड सेकेंड या सेंटीमीटर गैलन या सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 58, 1 वाट घंटा किसके बराबर है।
1 वाट घंटा किसके बराबर है? 2400 जूल, 3200 जूल, 2200 जूल या 3600 जूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3600 जूल। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, कूलम यानी कूलम, और 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, यहाँ 1 जूल प्रति न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति 1 कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। अगला प्रश्न हम लोग 61 देखेंगे, रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से, पोलरिटीमीटर से या कैलोरीमीटर से या बैरोमीटर से। तो जो रेडियो धार्मिकता है किससे नापी जाती है? आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर से। अगला प्रश्न है 62, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या थर्मामीटर से। तो जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? जो सागर की गहराई है उसको किससे नापा जाता है? फैथोमीटर से, यूडियोमीटर से, बैरोमीटर से या पेरिस्कोप से। लोअर द्वितीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फैथोमीटर, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 64। प्रश्न 64 इस प्रकार है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार TDWR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो टर्मिनल है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार मौसम की भविष्यवाणी के लिए, ऑप्शन बी है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में या भूकंप का मापन में या गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने के लिए, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित उष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है? यानी उष्मा को मापने के लिए किस में किया जाता है? जो अवशोषित या विकसित उष्मा होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। सिलोमीटर, कैलोरीमीटर या क्लिनोमीटर। ये लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरीमीटर से। अगला प्रश्न है प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो बल है ये अन्य से भिन्न है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 67 देखेंगे, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि यानी ढलान पे क्या होता है, पत्थर को लुढ़काने में आसानी होता है, और जबकि ऊपर उठाने में क्या होता है, कठिनाइयाँ होती है। क्यों होता है ये पूछ रहा है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। बी कह रहा है दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml स्क्वायर वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml स्क्वायर T/-2 का स्क्वायर है? किया गया कार्य, संवेग, दबाव या बल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका किया गया कार्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 69 है, माचिस की डिब्बी की सतह में जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण बनता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 70। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? जो नदी का बहता हुआ पानी है, कह रहा है किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। प्रश्न हम लोग 71 देखेंगे। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? जो सुपरसोनिक होता है उसका स्पीड नापने की यूनिट क्या है? मैक है, नॉट है, रिक्टर है या हर्ट्ज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैक, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 72 है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? किस आवृत्ति की ध्वनि जो मनुष्य द्वारा क्या है श्रव्य होगी? ऑप्शन ए है 5 हर्ट्ज दिया है, ऑप्शन बी है 50,000 हर्ट्ज दिया है, ऑप्शन सी है 100 हर्ट्ज दिया है, ऑप्शन डी है 1 लाख हर्ट्ज दिया है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 73 है। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? जो ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आवृत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 74। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? लगभग 12 मीटर, लगभग 17 मीटर, लगभग 27 मीटर, लगभग 37 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लगभग 17 मीटर होना चाहिए, ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 75 है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होता है, लगभग 10 डेसिबल होता है, लगभग 20 डेसिबल होता है, लगभग 30 डेसिबल होता है, लगभग 5 डेसिबल होता है। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 30 डेसिबल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 76 है। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? जो दीवार होता है, दीवार की एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 9.4 मीटर है, 17.2 मीटर है, 17.2 सेंटीमीटर है या 9.4 सेमी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 17.2 मीटर। प्रश्न 77 है। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? पानी, इस्पात, हवा, निर्वात। तो ध्वनि का निर्वात में किसी प्रकार का गमन नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 78 देखेंगे। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका उत्तर सी जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्योंकि यदि हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? घनत्व तो दूर दूर हो जाएगा। जो अणु होंगे उनके पास में आंतरिक जो भी स्थान होगा वह फैलना चालू हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। और जितना हम लोग गर्म करेंगे उतने अणु क्या होंगे? दूर दूर होते जाएंगे। और ये 0 डिग्री पर क्या होगा? ये तो आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, ये बर्फ़ बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन सी है, जो 4 डिग्री है सही होगा। इस बार अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 79। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसको क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान या प्रज्वलन तापमान या क्वथनांक तापमान या हिमांक तापमान? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रज्वलन तापमान। गलनांक, क्वथनांक और हिमांक ये तीनों नहीं होगा, ये तीनों अलग चीज़ है और प्रज्वलन अलग है। अगला प्रश्न है 80। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, -15 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पे या 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे या 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो अभी आप लोग हम लोग देखें ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 81। जब जल जमता है तो इसका घनत्व बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या शून्य हो जाता है? तो ये इसका घनत्व क्या हो जाता है? घटता है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। अगला प्रश्न है नमक को बर्फ को साथ मिलाने से हिमांक, जो नमक है, नमक को बर्फ
के साथ मिलाने में से हिमांक क्या हो जाएगा, घटता है, वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से क्या होगा, जो हिमांक होगा वह घटेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 82 हम लोग देखेंगे, सॉरी प्रश्न 83 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 83 इस प्रकार है, कौन सी धातु का ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है। कौन सी धातु का ताप का, कौन सी धातु का ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है। स्वर्ण है, अभ्रक है, तांबा या चांदी। लोअर द्वितीय 2016 में पूछा गया प्रश्न, या ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा अभ्रक। प्रश्न 84 हम लोग देखेंगे, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। जो दो, एक के अंदर दूसरा, जो जैसे कभी कभी हम लोग गिलास के अंदर क्या करते हैं, जो गिलास होता है, गिलास के अंदर हम लोग गिलास डाल दिए तो ये गिलास क्या होता है, चिपक जाता है, माने बिल्कुल ये पकड़ लेता है। तो उसको अलग कैसे किया जाएगा ये पूछ रहा है। अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर या जारों से पीटकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जिससे क्या होगा, गिलास आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 85 देखेंगे, बर्फ की गुप्त उष्मा है, जो बर्फ है, बर्फ की गुप्त उष्मा क्या है, 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो पानी का क्वथनांक है कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 373 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 87, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होगा, 31 डिग्री 37 डिग्री 98.6 सेंटीग्रेड या 39 सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 88। प्रश्न 88 इस प्रकार है, एक वस्तु को फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर तक है। तो बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बनने वाली छवि कितनी हो जाएगी, तो बनने वाली छवि आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। जो निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतलोत्तल लेंस है या समतल। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 90 है, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। जो एक दूरदृष्टि का एक रोगी है जो 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, तो कौन सा लेंस लगेगा पूछ रहा है। 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 91 हम लोग देखेंगे, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 92 देखेंगे। प्रश्न 92 इस प्रकार है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर में देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है
ते दिखाई पड़ता है? लाल, नीला, हरा या काला? राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 93 इस प्रकार है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस की ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी, वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी, कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जाएगा, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 94, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? पीला, बैगनी, हरा या लाल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 95 देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? लाल प्रकाश से, नीला प्रकाश से, हरा प्रकाश से या पीला प्रकाश से? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नीला प्रकाश से। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 96, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे? सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफेद, शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफेद लाल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। सूर्य की जो छतरी के लिए उत्तम रंग होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न हम लोग 97 देखेंगे कि इसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु का, जल का, हीरा का या कांच का? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 98 देखेंगे, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का बिखरने के कारण, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसे, प्रकाश का बिखरने के कारण। अगला प्रश्न सेम है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 100 है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल, हरा, बैगनी, पीला? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जाएगा लाल। प्रश्न 101 देखेंगे, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल, समतल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 102 इस प्रकार है, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, पानी का रोशनी का छितराव, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन और समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा पानी द्वारा रोशनी का छितराव। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाशी सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश के पक्ष में किस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान या अपारदर्शी? तो जो अपारदर्शी होते हैं जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता, वे वस्तु जब प्रकाश के पक्ष में आता है तो वह छाया का क्या करता है? छाया का निर्माण करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 105, प्रारंभिक रंग है लाल, हरा, नीला, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न 106 है, मुख्य रंग कौन सा है? लाल, पीला, नीला? दूसरा है लाल, मैजेंटा, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद या लाल, हरा, नीला? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल, हरा, नीला मुख्य रंग होते हैं। अगला प्रश्न है,
डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो डायनामो ऊर्जा होता है वो किस में परिवर्तित करता है? ऊर्जा को यांत्रिक में, चुंबकीय को वैद्युत में, यांत्रिक को वैद्युत में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक में। यांत्रिक को वैद्युत में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत में डायनामो चेंज कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 108 इस प्रकार है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है? क्रोमियम है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, या निकल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है 109, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर को, वोल्ट मीटर को, एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओम मीटर को। ओम मीटर से क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध को नापा जाता है। अगला प्रश्न 110 है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक को मापने के लिए पोटेंशियल मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 111 इस प्रकार है। प्रश्न 111 हम लोग देखेंगे, एसी को डीसी प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रेजिस्टर का, कंडेंसर का, ट्रांसफार्मर का, रेक्टिफायर्स का? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर्स का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112। 112 है, यदि टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, I बराबर Q/T हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 113, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 60J हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित कौन करता है? इलेक्ट्रिक मोटर करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है, ट्रांसफार्मर करता है, डिस्टकारी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न हम लोग 115 देखेंगे, परिवर्तक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्व प्रेरणक, पारस्परिक प्रेरणक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या लॉरेंज का नियम? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 116 इस प्रकार है, फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? जो फ्यूज होता है एक विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो किसकी सुरक्षा करता है? अधिभारण की ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित, धारा परिवहन को, या धारा उत्प्रेरण को? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अति भारण को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 117, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ग्लेनोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 118, निम्न में से कौन सी युक्त विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम आती है? स्विच, संयोजक तार, रेगुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजक तार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न है 119, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, मिश्र धातु का? ऑप्शन सी हो जाएगा टंगस्टन का। प्रश्न 120 देखेंगे, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक
प्रतिरोध के प्रत्यक्ष अनुपातिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका उत्तर हो जाएगा विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 121। इस प्रकार है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा, एक मिनट रुकिए, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, विद्युतीय, अस्थितिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या आंतरिक बल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत स्थितिकीय बल। अगला प्रश्न है हम लोग का प्रश्न 122, प्रत्यावर्ती धारा AC को एकदिश धारा DC में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? प्रवर्धक, एम्पलीफायर द्वारा, स्थिरकर, स्टेबलाइजर द्वारा, डिस्टकारी, रेक्टिफायर द्वारा, परिमात्रिक ट्रांसफार्मर द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्टेबलाइजर द्वारा, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 123, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक, फोटो सेल, विद्युत अपघटक, संचायक सेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संचायक सेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 124, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का, माइक्रोफोन का, विद्युत मोटर का, बैटरी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायनेमो का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 125, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल, आश्वित जल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्री जल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 126, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग बाइक भी चलाते हैं तो देखते होंगे कि जब बाइक तेज़ होता है, एक्सीलेटर तेज करते तो लाइट तेज़ हो जाती है, एक्सीलेटर धीरा करते हैं तो लाइट क्या होती है? धीमी हो जाती है। तो ये क्या दर्शाता है? कमज़ोर बैटरी की वजह से होता है, या कमज़ोर सर्किट की वजह से होता है, या टायरों में हवा का कम होना होता है, या ईंधन टंकी में कम डीजल का होना होता है? परिचालक 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कमज़ोर बैटरी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 127, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल होता है, थर्मल सेल होता है, सल्फर सेल होता है, या मोलर सेल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर सेल होता है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 128 देखेंगे, एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत अपघटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। प्रतिरोध है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, असंधारित है। ये कृषि प्रविधिक 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिरोध। एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 129, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर, फ्यूज, प्रतिरोध या स्विच। तो 129 का उत्तर हो जाएगा आपका स्विच। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 130, पावर ट्रिप क्या है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित करता है। यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट को प्लग करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज, करंट या पावर परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित करता है। अगला प्रश्न 131 है,
131 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बिजली का क्या है? कुचालक है और ताप का सुचालक है। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, अभ्रक है, यह अभ्रक ही होगा ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न 132 देखेंगे, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? जो विद्युत चुंबक है किससे तैयार होता है? नरम लोहा से, इस्पात लोहा से, कोबाल्ट से, पीतल से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नरम लोहा से। यह राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला ही, ट्रांसमीटर चैनल और रिसीवर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 134, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 135 हम लोग देखेंगे, भूतापी पूर्वेक्षण में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? एम्प्टी साउंड, टीम साउंड, यू टीम साउंड या स्कलबर्गर साउंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्कलमर बर्गर साउंड। अगला प्रश्न 136 है, 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित ताप संशोधीय प्रतिरोध उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टीन साउंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 137, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय, न्यूटन के तृतीय नियम या संवेग के नियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम। कंबाइंड मेडिकल सर्विस कॉम्पिटेटिव 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 138 से, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? जो जेट इंजन होता है किस पे काम करता है? वेग का संरक्षण पर, रैखिक समय का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण या वित्तीय समय का संरक्षण। तो यह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रैखिक समय का संरक्षण। इसके बाद अगला प्रश्न 39 है, विसंपरी घर्षण होता है, तो ये होता है सीमित घर्षण में से थोड़ा कम। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 140, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करता है। यानी जब गति होता है तभी तो घर्षण होता है और घर्षण के माध्यम से ही कोई चीज़ जो गतिशील होती है वह रुक जाती है। अगला प्रश्न है, एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करता है। लोलक की लंबाई, लोलक वाम के द्रव्यमान, लोलक की तंतु में तनाव, लोलक की सामग्री के घनत्व। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा लोलक की लंबाई पर। अगला प्रश्न हम लोग 142 देखेंगे, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? कौन सी गति कहा जाता है? सीधा गति, आवधि गति, एक समान गति, गैर एक समान गति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवधि गति कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथ में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे? वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यात्री के हाथ में, क्योंकि रेलगाड़ी के साथ वह बॉल भी गति कर रहा है। अगला प्रश्न है 144 है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन से लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्व त्वरण जो 10 मीटर प्रति सेकेंड पावर -2 दे दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये तो सवाल है इसको लगाना पड़ेगा, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको लगा के कोशिश करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 145, जी का मान न्यूनतम होता है। जो जी का मान होता है वह न्यूनतम होता है
विषुवत रेखा पर उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 146। एक व्यक्ति तुला की मदद से, यह सवाल है, इसको लगाना पड़ेगा, छोड़िए उसको। अगला प्रश्न 147 हम लोग देखेंगे। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? 147 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न है 148। लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन और आर्किमिडीज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आर्किमिडीज। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 149। एक ये भी प्रश्न है, इसको प्रश्न लगाना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग सीधे 151 देख लेते हैं। 151। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? गैस में, निर्वात में, द्रव में या धातु में? तो निर्वात में जो भी ध्वनि होती है वह अपना यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात यानी वायु नहीं रहता तो हम लोग को सुनाई नहीं देता, कहने का मतलब यह है। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगों में। प्रश्न 153 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? लकड़ी, पानी, रबर, लोहा। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा। तो ये थे आज के हमारे कुछ 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये पसंद आया होगा, इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।